इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी महाराष्ट्र की, जिसमें आपको शिंदे के आखिरी दांव के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में सरकार गठन में आखिर देरी क्यों हो रही है, शिंदे नाराज क्यों हैं, गृह मंत्रालय को लेकर किस किस के बीच किचकिच मची हुई है। साथ ही आपको उदयपुर राज परिवार में विवाद की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी मैं दिखाऊंगी। आपको उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरी कहानी खुद लक्ष्य राज सिंह की जुबानी आपको सुनाएंगे। आपको संभल का सच भी दिखाएंगे। कल की अवतार की क्या है मिस्ट्री और संभल की क्या है हिस्ट्री, इसके बारे में कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की कर लेते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महायुति सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसके पास पावरफुल मिनिस्ट्री होगी, गृह विभाग का बॉस कौन होगा, वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा, ऐसे कई तरीके के सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आपको यहां पर देने जा रहे हैं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। महायुति को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन 7 दिन के बाद भी सरकार को लेकर पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पहले सीएम के नाम को लेकर माथापच्ची हुई और अब मंत्रालय को लेकर महायुति में महाफाइट शुरू हो गई है। मंत्रालय को लेकर फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले गए और कहां-कहां पेच फंसा हुआ है, अब हम आपको वो इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कब बनेगी महाराष्ट्र में नई सरकार, ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में रहे और उन्हीं के पास ये मंत्रालय रहा है, यानी कि बीजेपी अब जब अपना सीएम बनाने जा रही है तो फिलहाल गृह मंत्रालय शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिंदे है कि गृह मंत्रालय लेने के लिए अड़े हुए हैं और यहीं पर जो मामला है वो फिलहाल अटकता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर माथापच्ची अभी मची हुई है और इसीलिए शपथ ग्रहण में कुछ देरी हो रही है। शिंदे कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय उन्हें चाहिए, ये डिमांड शिंदे की है, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मंत्रालय को लेकर माथापच्ची के बीच सीएम शिंदे कल अपने गांव सातारा चले गए। गृह मंत्रालय को लेकर लगातार शिंदे की ओर से प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए। हालांकि उनके नेताओं ने यह जरूर कहा था आज के लिए कि शिंदे आज वापस आ जाएंगे। अमावस्या को पैतृक गांव में खास पूजा होती है, ये जानकारी दी गई और रविवार को मुंबई लौटेंगे एकनाथ शिंदे, यानी कि कल एकनाथ शिंदे मुंबई लौट सकते हैं, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। एकनाथ शिंदे पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर अपने दावेदारी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब वो मंत्री पद को लेकर बार्गेनिंग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पावरफुल मिनिस्ट्री अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो वहीं अजित पवार अपने पुराने पोर्टफोलियो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मंत्री पद की हम बात करें तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम 43 मंत्री ही बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि सभी मंत्री पद अभी से भर दिए जाएं, क्योंकि इससे पहले शिंदे सरकार में सीएम समेत कुल 28 मंत्री ही थे और इस बार जो मंत्री पद की बात हो रही है उसके मुताबिक बीजेपी को सीएम समेत 17 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डिप्टी सीएम समेत 9 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी को डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अब सरकार गठन में हो रही देरी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी सवाल उठा दिए कि महायुति में कुछ रार है जिसकी वजह से सरकार बनने में देरी हो रही है। यह उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी सवाल उठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं, फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132
लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है। अब देखिए, महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे में पेच पावरफुल मिनिस्ट्री को लेकर फंसा है। बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट रखना चाहती है और शिवसेना को पीडब्ल्यूडी दे रही है, जबकि अजित पवार को डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी देना चाह रही है। बीजेपी का यह दावा है कि जब देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री भी बने थे तो गृह मंत्रालय उनके ही पास था। जब एकनाथ शिंदे सीएम बने तो गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम फडणवीस के पास था। और इतना ही नहीं, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो भी गृह मंत्रालय भी शरद पवार की पार्टी के पास था। और ऐसे में अब शिवसेना ये दावा ठोक रही है कि गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम के पास ही होना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसको देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लास्ट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो डिप्टी सीएम जो रहते हैं उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है। ऐसी लास्ट गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन ये गवर्नमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी सीट शेयरिंग करनी है, जो पोर्टफोलियो किसके पार्टी के पास आएगा, इसका फैसला ये हमारे जो 3 नेता है, अभी 2 नेता तो चुन गए हैं पार्टी के, तीसरे बीजेपी के अगर नेता चुन जाते हैं मंडे को, तो ये तीनों साथ में बैठेंगे और हमारे महायुति के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप से डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके इसके ऊपर भी जरूर जल्दी ही सोल्यूशन निकलेगा। शिवसेना सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि वो पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय की मांग भी कर रही है। जबकि पिछली बार शिवसेना के पास मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री पद थे। पिछली बार अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी शिवसेना के ही पास था। लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय का पद शिवसेना को नहीं देना चाहती है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। 1 पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है। हम एनडीए को लेकर चलना चाहते हैं और एनडीए मजबूत है हमारा। हमारे सारे साथियों को सैटिस्फाइड करके हमने सरकार बनानी चाहिए। कोई भी सरकार में कोई भी कल जाके किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। सरकार बनने के बाद 14 करोड़ जनता का हमें ख्याल रखना है और उसके लिए हमें काम करना है। इसलिए थोड़ा विलंब हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छे से बन रही है। बीजेपी ये कह रही है कि महायुति के तीनों नेता मिलकर मंत्रालय का बंटवारा कर लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। जिसके बाद 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं के करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसमें फडणवीस के नाम पर मुहर भी लग गई और अजित पवार डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय पर मान भी गए। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी की जो डिमांड उनकी ओर से की गई थी वो उन्हें दे दिया गया, लेकिन शिंदे अब गृह मंत्रालय की डिमांड भी करने लगे। वहीं अजित पवार ने वित्त मंत्रालय के साथ साथ उद्योग मंत्रालय की भी डिमांड रख दी है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सभी के इच्छाओं को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल आणि कुठे काही कमी जास्त राहिलंच तर ते कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेट करत खुर्चीसाठी नाही, महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे तीनही नेते जीव लावून काम करेल। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी भी बहुत सारी रार बीच में फंसी हुई है। एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं, अजित पवार की ओर से कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या चल रहा है फिलहाल? बीजेपी किस फॉर्मूले पर काम कर रही है ताकि अपने दोनों सहयोगियों को मना पाए और शपथ ग्रहण हो पाए? देखिए प्रिया, बीजेपी और एनसीपी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। विधायक दल के बैठक में उनका चयन करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। 2 दिन के बाद उनके पर्यवेक्षक मुंबई में आएंगे और अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना, वित्त मंत्रालय वो चाहते थे, वो उनको दे दिया गया है, उस पर सहमति बन गई है। बात है सीएम शिंदे और बीजेपी के बीच की, और वो भी मसला फंसा है गृह विभाग को लेकर, क्योंकि शिंदे चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जब देवेंद्र फडणवीस थे तो उनके पास होम डिपार्टमेंट था
और वो कह रहे कि अगर मैं डिप्टी सीएम बनता हूं तो मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, तभी मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। इस मांग पर वो अड़े हुए हैं और यही कारण है कि यहीं पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी उन्हें शहरी विकास मंत्रालय मांग रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्हीं के पास था, तो बीजेपी उसके लिए भी राजी हो गई है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको देने के लिए राजी हो गई है। पहले बीजेपी कह रही थी कि चलो अर्बन डेवलपमेंट हमें दे दीजिए और उसके बदले में आप राजस्व जैसा बड़ा मंत्रालय जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन शिंदे नहीं माने। तो बीजेपी कह रही कि चलो ठीक है, आप जो है शहरी विकास मंत्रालय रख लीजिए। लेकिन शिंदे ने अब जब होम डिपार्टमेंट की मांग कर दी है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत मानने के लिए, समझौता करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, और बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी इस पर समझौता नहीं करेगी। शिंदे जब 2 दिन के बाद 17 से लौट आएंगे, कल शाम तक वो लौट आएंगे, तो उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि शिंदे की पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और मंत्री भी ये कह रहे हैं कि शिंदे को सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार का हिस्सा उन्हें बनना चाहिए। अब शिंदे क्या गृह मंत्री के बिना अर्बन डेवलपमेंट और उप मुख्यमंत्री मान जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि वो अमित शाह की बात या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं टालेंगे, शिंदे सरकार का हिस्सा बनेंगे और उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। सचिन, और ये भी कहीं ना कहीं शिंदे भी खुद भी जानते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने के चांसेस हैं नहीं, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा भी। बहुत शुक्रिया सचिन फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए। वहीं महाराष्ट्र में महायुति सरकार में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, यह फैसला कल महायुति की बैठक के बाद होगा। लेकिन उदयपुर राज परिवार में राज तिलक के बाद जो विवाद हुआ वो तो थम गया, लेकिन आखिर विवाद हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह क्या थी, धुड़ी को लेकर विवाद क्या है, महल में प्राइवेट सेना है कि नहीं, ऐसे सभी सवाल के जवाब आज आपको लक्ष्य राज सिंह खुद देंगे। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं राजमहल में मौजूद हूँ और हमारे साथ उदयपुर में मेवाड़ राजघराने के वंशज लक्ष्य राज सिंह जी मौजूद हैं। सर, इंडिया टीवी में बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। सर, मैं जिस दरवाजे पे मौजूद हूँ, इसके कुछ दूरी पर जो दरवाजा मौजूद है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे नज़ारा कुछ और था। जी जी, बड़ी दुखद बात है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, पर आज इस बात की खुशी है कि एक अलग मंजर में, एक अलग माहौल में, एक अलग परिस्थिति के अंदर आप लोगों से बातचीत हो रही है, तो उस चीज़ की जरूर मुझे खुशी है। खैर, जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब आपके हम राजमहल में मौजूद हैं, तो देश दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि लक्ष्यराज का लाइफ स्टाइल कैसा है, लक्ष्यराज जी कैसे इस महल को चलाते हैं, देखना चाहते हैं, विवाद क्या है, तमाम बातों पर बातचीत करना चाहते हैं, तो चल के बातचीत करें। स्वागत है। ये सर मेन दरवाजा जो है वो अपना बड़ी पोल है, उसके बाद में जो इसको त्रिपोलिया के नाम से जो है ये मशहूर है ये दरवाजा, तो इस दरवाजे को त्रिपोलिया कहा जाता है, और उसके बाद में ये प्रसिद्ध माणक चौक। ये सर बड़े हाथी और केज लगे हैं, इसके बारे में। ये देखिए, ये सारे वो जगहें हैं जहाँ पर इन जगहों को जीवंत करने का पुनः जो है वो प्रयास किया गया कि जब एक युद्ध का दौर हुआ करता था, ये सारे किले जो बने हैं ये युद्ध के हिसाब से बने हैं कि इनको कभी कोई जंग छिड़ जाए, दुश्मन जो है वो अंदर आने का प्रयास करे, तो उनको किस प्रकार से जो है वो हम लोग अपने आप को बचाएंगे। और उस ज़माने में जो है आज 21वीं सदी की तकनीक के अंदर गाड़ियाँ, अलग अन्य चीज़ें होती थी, उस ज़माने में केवल हाथी, घोड़े, ये चीज़ें हुआ करती थी जो मदद करते थे एक जंग को लड़ने के लिए। तो 100 हाथियों की तकरीबन व्यवस्था इस राजमहल के अंदर रहती थी कि एक समय के ऊपर 100 हाथी इस जगह के अंदर मौजूद रहते थे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा जानवर जिसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, उससे आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। आप ही अगर एक कमरे में अगर सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे, सिर्फ खाएंगे पिएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई वर्जिश करेंगे, ना काम पे जाएंगे, सिर्फ कमरे में बिठा देंगे, तो आपका क्या हश्र होगा। तो उसी प्रकार से इन हाथियों का, जैसे आज हम वर्जिश करते हैं, योग करते हैं, खेल कूद करते हैं, अन्य कोई दूसरे चीज अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए दूसरे कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से हाथियों को भी जो है उनकी वर्जिश कराने के लिए, उनकी ताकत का सदुपयोग कराने के लिए जो है इस आयोजन को किया जाता था, जो बड़े मजे से देखा जाता था। आज अपन कुश्ती करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो वो क्या है, क्योंकि 2 इंसान कुश्ती लड़ रहे हैं, 2 इंसान बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो वो जायज है। जैसे ही वही एक चीज जानवर के ऊपर आ जाती है तो नाजायज है। तो क्या एक जानवर को वर्जिश करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसे चुस्त अलग भ्रांतियां जो है वो बिल्कुल बना दी गई। जो है वो जगह है, ये सेंटर पॉइंट, ये कौन सी जगह है? ये इस जगह का नाम माणक चौक है, ये वो जगह कहलाती है।
सिटी पैलेस में अमूमन हम लोगों ने जो देखा है वो इसी का ही ये फ्रंट का पोर्शन और ये पोर्शन अधिकांश है। जब गणगौर का जब वो पोजीशन निकलता है जी वो हाँ, सारे जो रस्म रिवाज और जो गतिविधियां जो हैं वो अक्सर इस चौक के ऊपर जो है वो की जाती है। तो सर इंडिया का सबसे बड़ा महल है, मैसूर के बाद मुझे लगता है कि यही महल सबसे बड़ा है। कितने एकड़ में है? अब एकड़ और बीघाओं में तो हमको इस मामले में नाप तोल करने में थोड़ी दिक्कत ही रहती है। किलोमीटर में जो है वो तकरीबन लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास जो है उसके अंदर हम रखरखाव भी बड़ा मतलब चैलेंजिंग होता होगा इसका रखरखाव। हम अक्सर जब रखरखाव की बात होती है तो हम ये कहना चालू करते हैं कि जब दिवाली होती है तभी हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है। तो हम लोग साल भर पहले जो है एक जगह से रंग करना चालू करते हैं और एक अंत तक आते हैं। तो जब तक हम अंत करते हैं तब तक वापस जो है वो शुरू से उसका रखरखाव करने का वक्त जो है वो वापस आ जाता है। लगभग कितने लोगों की यहाँ पर टीम होगी आपके पास? यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर काम करने के हिसाब से कुछ हजारों लोग यहाँ पर जो है वो रोज के दिनचर्या में अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है काम करते हैं। यहाँ पे स्कूल्स भी, विद्यालय भी चलते हैं, यहाँ पर पुस्तकालय भी हैं, यहाँ पर संग्रहालय भी हैं, यहाँ पर व्यावसायिक तौर के ऊपर होटल्स भी हैं। तो सारी अलग अलग चीज़ों का जो है वो मिश्रण इस कैंपस के ऊपर मैंने सुना है बाहर तमाम लोगों से कि मतलब इस यहाँ पर बताते हैं कि लक्षराज जी की एक निजी सेना भी है, मतलब वो खुद की ही उन्होंने फौज एक बना के रखी हुई है, ऐसा भी कुछ है? आप जो है वो जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, देखिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है इतनी बड़ी जगह की सुरक्षा करना जो है वो भी एक आज की जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो हालात हम देख रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम लोगों को भी जगह की सुरक्षा जो है वो करना आवश्यक है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सुरक्षित आए। बतौर राजा के तौर पर क्या लगता है? लोग तो सोचते हैं राजा की लाइफ स्टाइल एक अलग ही होती है कि एक वो राजशाही एक परंपरा, वो अभी भी वो वैसे ही चला आ रहा है आपका? जी देखिए एक हम लोग भी आइए ना बीरा जी, ये जो है हम लोग एक जिंदगी जीते हैं। आप भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, हम भी सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं। अब वो राजशाही जो एक सोच और एक काल्पनिक चीज़ें जो हम लोगों ने बॉलीवुड के फिल्मों से, कुछ किताबों से जो बना रखी हैं, वो एक मतलब बिल्कुल ही काल्पनिक तौर के ऊपर है। पर हाँ, एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक दौर है, एक तरीका है, एक सलीका है जिससे और कुछ नियम है जिससे जो है वो जीवन को जिया जाता है। और सबसे पहली बात तो ये कि अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का, तो चाहे वो वेशभूषा के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो, कि परंपराओं को जीवंत रखने के माध्यम से हो, उनको आज हम लोग विधिवत उसी प्रकार से करते हुए आ रहे हैं जैसे हजारों वर्षों से की जाती है। थोड़ा सा अगर मुझे बैकग्राउंड आप बताएं, इतना जायदाद का विवाद शुरू क्यों हुआ है, किस बात के लिए, ये कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। ये पूरा जो विवाद है ये मेरे बड़े पिता, ये सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई दो भाइयों का झगड़ा है। ऐसा नहीं है, ये पिता पुत्र का झगड़ा है। जो मेरे बड़े पिताश्री थे, उन्होंने अपने पिता पर जो है वो दावा किया था। तो ये पूरा सिलसिला 1983 से जो है वो वहाँ से जो है वो शुरू हुआ। और फिर जो दायित्व लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी मेरे पिता पर सौंप कर गए, वो फिर पिछले 40 वर्षों से उसका निर्वाह करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और वो संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो अदालत में है, उसकी लड़ाई अदालत में जो है वो लड़ी जाएगी। और वो कुछ हिस्सों को लेकर है, ऐसा नहीं है कि वो जो हमको दिखता है, सब कुछ जो दिखता है सारा कुछ ही ऐसा विवादित है। तो ये बात कहना जो है वो कानूनी रूप से ठीक नहीं है। कुछ हिस्सों के अंदर विवाद जरूर है और उसको अदालत में जो है वो लड़ा जा रहा है। आप बार बार 1984 की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि 1984 में भी इस तरीके के हालात बने थे। क्या उस वक्त क्या हुआ था? देखिए साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं इस बात के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस दौर को जाने नहीं, पहचाने नहीं, उन लोगों ने मजाक समझी कि देखो ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात को कर रहे हैं, क्यों माहौल बना रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। 1984 के अंदर जो हमला जिस हिसाब से करा गया था यहाँ पर, और लोगों को काटने और मारने का काम किया था, जिसके अंदर और कोई नहीं, मेरे पिताश्री और मेरी दोनों बहनें शामिल थी जिनकी मौत हो जाती उस रात। तो ये दौर हम लोगों ने देखा हुआ है, मेरे पिताश्री ने जिया हुआ है, मेरे दोनों बहनों ने जिया हुआ है। जब मेरी छोटी बहन से लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो फोन पे वार्ता जो चल रही थी, उसके दिल दिमाग में, आत्मा में, मन में, आंखों के सामने केवल वही दृश्य आ रहे थे जहाँ लोग तलवारें लेकर दौड़ रहे थे, जहाँ लोग बंदूक लेकर चलाने की तैयारी में बैठे हुए थे, और ये लोग बाल बचे। और आज फिर उसी चीज को दोहराने का जो है वो प्रयास किया गया, जो कितनी निंदनीय मतलब हरकत है। पीछे कौन है ये? तो आपने खुद ने नारे सुने,
ऐसा तो है नहीं, जो नारे भी हम लोगों ने भी सुने वो आप ही के माध्यम से हम लोगों के सामने आए। कोई हमारे को तो उसकी अलग से तो कोई जानकारी मिली नहीं, कोई बंद कमरों में जो जानकारी मिली वो आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली। तो आप एक तरफ पे तो कहना चाहते हो कि हम दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप 38 साल तक एकलिंगनाथ के मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाते हो। तो जब आप 38 साल से आपको परमेश्वर जी महाराज जो इस मेवाड़ के सर्वोच्च राजा जिसको हम लोग हमारे सब कुछ मानते हैं, वहाँ आप 38 साल तक नहीं गए और अचानक आप ये सारी भावनाओं का खेल हम करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ बात जमती हुई या बैठती हुई या नहीं समझ में नहीं आती। ये सवाल मैंने पूछा था विश्वराज जी से, मैंने कहा आखिरी बार आप कब गए थे? मैंने 1984 में तो गया था। क्या हुआ उसके बाद में? भगवान एकलिंगनाथ की याद अब आई हमारे को। तो ये कोई चीज जो है ना, तो हम लोग देखिए ये बातें कर कर और ये ना हमारे संस्कार हैं, पर जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसे हालात हो जाते हैं, तो फिर आदमी मजबूर होता है, क्योंकि कब तक आदमी गाली सुनेगा, कब तक आदमी जो है अपने ऊपर उठाए हुए लांछन जिसके अंदर हम लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों को टारगेट जो है वो किया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? धूड़ी वाली जगह सर कौन सी है यहाँ से, क्या आप हमें दिखा सकते हैं, यहीं से बता सकते हैं? ये इन दरवाजों के पीछे जो एक महल है उनके अंदर जो है। और धूड़ी की परंपरा का देखिए मतलब धुनी की जो अहमियत है, उसकी अहमियत हमको समझने की आवश्यकता है। उसकी अहमियत ये है कि वो जगह थी जहाँ पर इस राजमहल की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। तो उसकी शुरुआत की जो जगह है, जो स्थान है, उसकी हमारे को ऐतिहासिक उसकी एक हमारी महत्वता है। तमाम सवाल लोगों ने भी पूछा कि गुरु घमंड की बातें भी हो रही हैं। लक्षराज जी अच्छा होता कि उनके जिनका निधन हुआ महेंद्र सिंह जी का, वहाँ पर पहुँचते तो बहुत अच्छा जाता। इसमें आप क्यों नहीं गए? देखिए अब शायद इस परिप्रेक्ष्य में आप इस सोच को थोड़ा सा बेहतर समझ पाएंगे, और मैं 15-18 दिन से इस बात को लेकर चुप रहा और नहीं कहा, और मेरे को भी दुख था, पर मैं अब शायद वो वक्त है जहाँ इस बात को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे भी दुख है कि मैं नहीं वहाँ पर मौजूद था, और लोगों ने एक पक्ष की बात सुनी और एक बात देखी, या जो उनको लगा कि जो सत्य है, और मेरे को गालियाँ देना शुरू कर दिया, आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। वो ठीक है, उनकी जगह के ऊपर हैं वो, पर इसके पीछे का कारण कभी किसी ने ना जाने, और मैंने भी सोचा कि इस कारण को मैं अपने साथ ही दफन कर दूंगा और रहने दूंगा। पर अब जिस हिसाब से माहौल बना है, शायद इस परिप्रेक्ष्य में लोग इस बात को बेहतर समझेंगे। मेरे पास में इत्तला ये आती, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई कि हम कोई न्योते का इंतजार कर रहे थे, तो ये ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो न्योते का इंतजार करे कि हमारे को जो है वो इत्तला मिले। हमको सबको पता था, पर जो इत्तला हम लोगों को मिली वो ये मिली कि मुझे वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं वहाँ पर आता हूँ तो मुझे अपनी स्वयं की सुरक्षा से वहाँ पर आना चाहिए, और मैं जो है इस बात के ऊपर निर्णय ले लूँ। तो जब ये मेरे सबसे करीबी विश्वसनीय व्यक्तियों को ये जानकारी उधर से जब मिलती है, तो फिर आप स्वयं मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइफ थ्रेट था आपको? बिल्कुल। और अब आपने खुद ने देख लिया कि उस 25 तारीख की रात को और 26 तारीख की सुबह को क्या घटनाएं जो हैं वो घटी हैं। तो अगर मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद होता तो मेरे साथ क्या बीतती, मेरे साथ क्या होता, और अगर कोई अनहोनी घटना होती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। ये कहना बहुत आसान है कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं, पर किसी को ये पता है कि मेरे पास क्या इत्तला पहुँचाई गई थी, और कितना दुख रहा हमारे को कि हम स्वयं वहाँ पर जो है वो इस वजह से पहुँच नहीं पाए। इस घटनाक्रम का और जो उनका देहावसान हुआ, जो फ्यूनरल हुआ, कितने दिन का फासला था? 10 तारीख को देवसान हुआ, और कल जो है वो 25 तारीख थी, तो 15 दिन का फासला। और 15 दिन में ये घटना हो गई, और 15 दिन में ये घटना ही हो गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुनियोजित तरीका था पहले से? बिल्कुल, और ये अब साबित हो रहा है ना। पर मैं तब इस बात को कहता तो शायद कोई मानता नहीं, पर जो सच्चाई रहती वो रहती, वो बदलती नहीं। पर जब पैगाम ये पहुंचाए गए कि आइएगा मत, और आते हैं तो अपनी जान और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अब ऐसे चौराहे पर कौन इस प्रकार की बातें करता है, कौन ऐसे जो है वो पैगाम या संदेश जो है वो पहुंचाता है। और 1 मिनट के लिए अगर मैं उस बात को गंभीरता से नहीं भी लेता और कहता कि नहीं चलो ठीक है, इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, पर कल का घटनाक्रम देखने के बाद में तो स्पष्ट हो जाता है कि मंसूबा क्या था, सोच क्या थी, और लोग क्या चाहते थे। ये घटना राजनीति से उनके जुड़ने के बाद क्यों शुरू हुई? अब ये तो वो जो
सवालों के जवाब वही दे सकते हैं उनका। मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इतने हम साल भी- का दौर चला गया, हम जब भी पूछ विधायक रहे बने, उनकी पत्नी सांसद बनी, जी। तो उसके बाद ये इतनी बड़ी डिजायर क्यों डेवलप हुई जबकि सब कुछ कोर्ट में चल रहा है? हाँ, तो यही समझने वाली बात है कि हमारे पदों का और हमारे अधिकारों का जो है हम लोगों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमारे को जिम्मेदारी से उसका उपयोग करना चाहिए। और आज हम एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ की गरिमा रखते हुए जन सेवा करनी है, ना कि स्वयं सेवा। एक आखिरी सवाल और, क्या पत्थरबाजी सिटी पैलेस से भी हुई थी जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पूरी तरीके से एक जांच का विषय है। पहले हमला किसने किया, कौन दरवाज़ों पर चढ़ा, कौन दीवारों से अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और कैसे क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है जो मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के सामने और स्पष्ट तरीके से जो है वो आए। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने कहा हम भी हिंसा नहीं चाहते हैं, पर अगर कल को कोई मेरे अगर ऊपर चढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, तो वो हम चाहते हैं कि जांच के माध्यम से सब लोगों के सामने आए। तो चलिए उदयपुर के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद और 24 नवंबर को ही हिंसा को लेकर अभी तक सियासत हो रही है। आज सपा का डेलीगेशन संभल जाने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सपा प्रतिनिधि मंडल के सभी नेताओं को उनके इलाकों में ही रोक दिया। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने हिंदू पक्ष के हरिहर मंदिर के दावे से लेकर संभल में हुई हिंसा से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल मामले पर हो रही सियासत से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए हैं। ये पूरा इंटरव्यू देखिए आप। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रही है संभल की। और संभल का सच क्या है, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि संभल का सच क्या है। मुस्लिम पक्ष अपनी बात करता है, हिंदू पक्ष अपनी बात करता है, पुराणों की बात कर लिया जाए, एएसआई रिपोर्ट की बात कर लिया जाए, साक्ष्यों की बात कर लिया जाए, तो आखिर संभल का सच क्या है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की नजरों में? देखिए, पूरा जो ये मामला है इसके 3 पहलू हैं। एक है धार्मिक आस्था का पहलू, दूसरा है ऐतिहासिक पहलू जिसमें पौराणिक इतिहास भी है और वैसा इतिहास भी है, तीसरा है सियासत का पहलू, सत्ता का पहलू और कानून व्यवस्था का पहलू। तो संभल धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, इसी तरह संभल श्री कल्की नारायण भगवान की अवतरण स्थली है, ऐसा हमारा पुराण कहता है। इतिहास में जो लिखा है आप उसे मानो या मत मानो, लेकिन उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। तो इतिहास में ये दर्ज है कि बाबर के वक्त, औरंगजेब के वक्त, तैमूर लंग के वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। और तब तो इतिहास लिखने वाले भी नहीं के थे, इतिहासकार बर्नी ने भी इसका जिक्र किया है, बाबरनामा में इसका जिक्र है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है। अब सवाल उठता है कि मंदिरों को तोड़ने से फायदा क्या था? आखिर अगर आपको मस्जिद बनानी थी उस जमाने में तो ये बादशाह थे सब, तैमूर लंग, बाबर, औरंगजेब, जमीनों की कोई कमी नहीं थी। तो इतनी भूमि थी, आबादी थी नहीं, जमीन तो इतनी थी ना। तो आखिर मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी थी तो मंदिर तोड़े, समझ में आता है, लेकिन जमीनें बेपनाह थी तो मंदिर क्यों तोड़े? एक सवाल। दूसरा सवाल है ये 3 मंदिर क्यों तोड़े? तो मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी थी ऐसा नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती। फिर अयोध्या क्यों तोड़ा, मथुरा क्यों तोड़ा और संभल तोड़ा? अयोध्या तोड़ा क्योंकि वहां राम आए, मथुरा तोड़ा गया वहां कृष्ण आए, और फिर संभल का मंदिर तोड़ा कि वहां कल्की आएंगे। तो ये पूरे सनातन धर्म पे चोट है, हमारी आस्था पर चोट है।
और ये बात आईने अकबरी और बाबरनामा में लिखी है कि अयोध्या का मंदिर भी तोड़ा, पानीपत का भी तोड़ा, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि वाला जो विषय वो मथुरा का मंदिर टूटा और संभल में ये मंदिर टूटा। अब हमारी आस्था पर हमला हुआ। हम किसी दूसरे की आस्था पर हमला नहीं करना चाहते। जो हमारा छीना गया है उसको बताने का अधिकार तो है, उस दर्द को बयां करने का अधिकार तो है। जो संभल की घटना हुई है उसमें क्या है, एक वाद दाखिल हुआ कि साहब यहां सर्वे होना चाहिए। अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया, सर्वे की टीम मुकर्रर हुई, उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। पुलिस प्रशासन का तो काम था, जिम्मेदारी थी कि उस सर्वे की टीम को पुलिस प्रोटेक्शन में सर्वे कराए, तो फैसला तो अदालत का है। लेकिन बात कहां खराब हुई, कुछ लोग संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे। तो संभल को दंगे की आग में झोंकना ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ। हमारे शास्त्रों में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये बताइए, मुझे तो नहीं पता कि वहां सर्वे टीम जा रही है। ये 10,000, 12,000, 15,000 लोगों को कैसे पता चल गया? ये इतने पत्थर कहां से आ गए? मूंगफली रुमाल कहां से आ गया? अब आप पुलिस पर, प्रशासन पर, वकीलों पर पत्थर फेंकेंगे, फायर करेंगे तो उन्हें आत्मरक्षा में बल प्रयोग करना पड़ेगा, वरना वो सारे मारे जाते। तो मुझे लगता है कि संभल की हिंसा जिन्होंने की है, जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, वो सब सीसीटीवी में हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मगर एक अफसोस है कि जो लोग मारे गए हैं वो किधर से भी मारे गए, वो किसी के बच्चे थे। मैं अफसोस जाहिर करता हूं, मगर जिन्होंने ये पत्थर चलवाए इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये जो तमाशा देख रहे हैं ना, ये जो खेल रहे हैं मौतों से, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसआई की रिपोर्ट मान लीजिए 1875 की है, जो बाबर के जमाने की बात है वो 1500 की बातचीत है। लेकिन जो हाल की बातचीत, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जामा मस्जिद के पास एक कुआं हुआ करता था जहां हिंदू लोग जाते थे, शादी के मौके पर पूजन करते थे, बाकी सारी चीजें करती थी, उसको भी तत्कालीन सांसद के निर्देश के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मैं 7वीं 8वीं क्लास में संभल शहर में पढ़ा हूं, हजारों बार इस जगह से गुजरे हैं। बिल्कुल कुआं था, उसे बावड़ी कहते थे, उसकी पूजा भी होती थी। जो वहां सांसद हुए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते हैं ये जो वर्तमान सांसद है। जब हम इस जामा मस्जिद से, जो आज जामा मस्जिद है, जिसको हिंदू हरिहर मंदिर बोलते हैं, है ना, हरजू मंदिर भी बोलते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, मध्य में शिवलिंग, 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, तो इससे लगभग 18-19 किलोमीटर दूर कल की धाम की स्थापना हो रही थी। और जब अखिलेश यादव की सरकार ने उस पर रोक लगाई तो उसमें लिखा है कि स्थानीय सांसद के कहने पर। आलम ये था, ये है इनका सेकुलरिज्म। यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने इंडिया टीवी से जब बातचीत की तो कहा कि ये जो पुराना विवाद है वो तुर्कों के बीच का और पठानों के बीच का है, वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊंचा दिखाने की लड़ाई है। इस बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें कि ये कौन सी लड़ाई है? ये क्या है? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क तुर्क है, और नवाब इकबाल साहब के जो फादर थे नवाब महमूद, उनके बेटे हुए इकबाल महमूद, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल जो नामजद हैं इसमें। तो उनमें राजनीतिक लड़ाई चल रही है पिछले 30-40 सालों से, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बात का उससे कोई ताल्लुक है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी।